बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है अतीकुर रहमान सियासत फ्री चैनल के साथ। एक तो सबसे पहले मेरे सब दोस्तों से जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो मेरी न्यूज़ या मेरी डिस्कशन के सुनते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और मुझे अच्छी सजेशंस वगैरह भी भेजा करें। अगर मैं कोई बेहतरी के लिए, मुल्क के बेहतरी के लिए बात करनी हो तो मुझे ज़रूर लाजमी इसके ऊपर बताया करें, मुझे कमेंट्स करके या जैसे भी है। तो आज जो हमारे पास ख़बरें हैं वो हैं 3 से 4। सबसे पहले तो ईद का तीसरा दिन सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको, उम्मीद करता हूँ कि ईद सब मुसलमान भाइयों की अच्छी और खुश असलूबी के साथ गुजरी होगी और अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। इसके बाद ज़मनी इलेक्शन पे बात करेंगे हम, और फिर इसके बाद हम जो बात करेंगे वो डॉलर प्लस बजट के ऊपर। तो सब दोस्तों एक दफ़ा फिर से ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, गुनाहों को बख्शे और हमारी तमाम मुसलमान भाइयों की परेशानियाँ मुश्किलें दूर फरमाए, इस मुल्क पे आसानी वाले मामला बनाए अल्लाह ताला। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब ज़मनी इलेक्शन के ऊपर। ज़मनी इलेक्शन इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से उनकी न्यूज़ हर चैनल के ऊपर, हर बंदा उसके ऊपर बात करना चाह रहा है, लेकिन मैं पिछले दिनों मैंने इतनी कोई बात नहीं की इसके ऊपर, लेकिन अब थोड़ा सा करना बन रहा है, क्योंकि एक तो पीटीआई से इमरान खान साहब एक डिफरेंट वे में बातें कर रहे हैं और साथ में नून लीग, मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में है इस वक्त, वो पुरुम्मीद है। अब मेन चीज़ ये है कि ज़मनी इलेक्शन जो है 20 सीटों के ऊपर है। इन 20 सीटों के ज़मनी इलेक्शन का मेन जो चीज़ है वो ये है कि देखना ये है कि ये सीट्स थी किसके पास और कैसे थी। आप ज़रा नोट करें, ये 20 सीटों के ऊपर से तो 10 से 12 तो वो बंदे हैं जो आज़ाद कामयाब हुए थे, और ये जो आज़ाद कामयाब हुए थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, इन लोगों के मोस्टली ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ थे। इनको बाकायदा सेपरेट किया गया था मुस्लिम लीग नून से, और बाकी जो 8-10 हैं वो पीटीआई की सीट्स हैं, और ये पीटीआई की सीट्स में भी मोस्टली वही बंदे थे ये जो मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड बंदे थे। मेन चीज़ ये थी, किसी का भाई था, किसी का कज़न था, उन लोगों को मोस्टली किया गया। तो इनके ऊपर मेन चीज़ ये है कि पंजाब जो है मेन चीज़ मुस्लिम लीग नून का ही है देखा जाए तो, और मोस्टली लोग का जो एक वेव चल रही है वो मुस्लिम लीग नून की ही वेव्स की तरफ है कि ये मुस्लिम लीग नून की ही सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। मेन चीज़ ये है कि लाहौर के 4 सीटों पे इलेक्शन है। लाहौर तो शुरू से ही मुस्लिम लीग नवाज का रहा है, जैसे भी करके रहा है। इमरान खान को लाहौर से इलेक्शन इस दफ़ा 2018 में जितवाया गया। उसका रीज़न क्या था जितवाने का? ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में 600-500 वोटों से हराया गया। अगर इमरान खान साहब वहाँ पर जेन्युइन तरीके से जीते हुए होते तो वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने सिर्फ कहा था कि रिकाउंटिंग कर दो सिर्फ, तो मेरी काउंटिंग में आई थिंक मेरे ख्याल से 5 से 7 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता। लेकिन एक सिलेक्टेड को सिलेक्ट करना था। देखिए सिलेक्टेड हर कोई सिलेक्ट होके ही आता है, सिलेक्टेड जैसे भी है। तो उस पॉइंट के ऊपर मैं ये बात थोड़ी सी करना चाह रहा था, क्योंकि उससे ही पहले अयाज सादिक ने इमरान खान को हराया 2 दफ़ा अपने हल्के से, एक दफ़ा तो इलेक्शन में, दूसरी दफ़ा चैलेंज के साथ। तो आप मुझे बताएं, इमरान खान अयाज सादिक से नहीं जीत सका तो ख्वाजा साद रफ़ीक से कैसे जीत सकता है, जो एक लॉयर, एक ईमानदार, पार्टी के साथ मुखलिस बंदा है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस बंदा है ख्वाजा साद रफ़ीक। उसको कैसे हिला सकता था अपने हल्के से? ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का था, ठीक है। जैसे मेन चीज़ मैंने पॉइंट दी कि 2013 के इलेक्शन में 2 दफ़ा अयाज सादिक, जो इतना पार्टी में एक्टिव है या नहीं है,
उसको नहीं हरा सका तो ख्वाजा साद रफ़ी को कैसे हरा सकता था वो। इसी तरह कराची का इलेक्शन है। तो बहरहाल ये सिर्फ थोड़े लोगों की रिमाइंड के लिए मैंने बात करना चाहिए, बाकी तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मोस्टली चांस यही है कि मुस्लिम लीग उसमें 15 से 16 सीटें, बल्कि इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल से सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नून की ही होंगी। अब आप लोगों भाइयों का इसमें कोई इख्तिलाफ़ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डॉलर बजट के ऊपर। इस मुल्क का बजट जब तक इस मुल्क के लिए नहीं बनेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, 9,500 अरब रुपये के बजट में से सिर्फ 500 अरब रुपया है जो इस मुल्क के ऊपर लगना भी है कि नहीं लगना। 9,000 अरब तो इस मुल्क के ऊपर लगना ही नहीं है, इसकी तरक्की के ऊपर। 6,000 अरब कर्ज़ा, 1,500 अरब फ़ौज, वो दिफाई निज़ाम है, वो ज़रूरी है, वो तरक्की नहीं है, वो दिफाई निज़ाम है। 1,500 अरब पेंशन, तनख्वाहें, प्रोटोकॉल, उसमें जाना है। रह दे के वही 500 अरब जो लगना भी है इधर उधर, ज़ाया भी होना है। किसी का में कोई काम प्रोजेक्ट बना के रोकना, उसको ज़ाया करना, फिर उसके ऊपर पैसा लगाना। जैसे मेट्रो है, ऑरेंज ट्रेन लाइन है, इनके ऊपर पैसा लगा, रोक दिया गया, पैसा ज़ाया किया, फिर पैसा लगाया गया। तो ये चीज़ है, काइंडली इसको सोचे, इस मुल्क का बजट बनाए, इस मुल्क के लिए जो बजट बनाए। जब तक 9,500 अरब का बजट है, इसमें से 8,000 अरब इस मुल्क के लिए नहीं बनेगा, इस मुल्क का कोई पुरसान हाल नहीं। ये सोचना चाहिए सारे सियासतदानों को, सारे मईशतदानों को, सारे आला अहदेदारों को बैठ कर इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। कर्ज़े पूरी दुनिया के मुल्क लेते हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज़ करना होता है, उनको वर्किंग में लाना होता है, और उनको सर्कुलेशन में लाना होता है। बात ये है, तो काइंडली इसके ऊपर सोचिए। और डॉलर का तो मैं यही कहूँगा इस मुल्क के आला सियासतदानों से, मईशतदानों से, खुदारा इस डॉलर को 100 से नीचे जितनी जल्दी हो सके लेके आएँ, ताकि कर्ज़े आधे के आधे हो जाए और बाकी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चलती रहें। और गरीब के ऊपर इतना बोझ मत डालें कि गरीब फिसके रह गया है। मैं फिर कहूँगा, अगर आपने टैक्स लगाना है तो ये ऊपर के 5 से 10% लोगों पे लगाएं। जो लैंड क्रूज़र, पोर्शे, ऑडी ख़रीदते हैं, ये 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ की बजाय 50-50 करोड़ की करें। उनको पता है ये टैक्स है इसके ऊपर, पेट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप 50 गाड़ियों का टैक्स लेते हैं तो आपको 500, 300, 100 अरब, 200 अरब रुपये वैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, जो आप सब्सिडी गरीबों को दे सकते हैं। पेट्रोल डलवाएं, उनसे पैसा उस मुद्दत में पेट्रोल 100 रुपये ही करें, 100 से नीचे लेके आए पेट्रोल भी, किस तरह भी करके। ये गाड़ियाँ जो 5% 10% लोगों के पास है, सिर्फ उनकी गाड़ियाँ 6 को लेंगे, वो 5 करोड़ की भी लेंगे और 50 करोड़ की भी लेंगे। जो 45 करोड़ आपके पास आना है वो टैक्स में जमा कराएं और लोगों को, गरीब को सब्सिडी दें। तो ईद का चले, अल्लाह, ईद का दिन थे, मैंने भी हल्की फुल्की बात ही करनी थी। मैं भी कुछ सारा दिन बिज़ी रहा, लोगों के साथ मिलने मुलाकातों में, कुछ दावतें थी, उनमें आता जाता रहा, तो जिसकी वजह से टाइम मेरे पास थोड़ा ही था और ज़्यादा मैं डिस्कशन भी नहीं खुल के कर सका। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम खुल के डिस्कशन भी करेंगे, इस पर बात भी करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबका हामी और नाज़िर हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबकी परेशानियाँ दूर रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।